नमस्ते और स्वागत है। आज हम 24 दिसंबर 2025 के दिन पर एक नज़र डालेंगे, जब सिर्फ एक ही दिन में हमारे देश और दुनिया में कई बड़ी और दिलचस्प चीज़ें हुईं। हम इन्हें कुछ खास कहानियों के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज की बात एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पहाड़ जो सदियों से खड़ा है, वो रातों रात कानूनी तौर पर पहाड़ी न रहे? ये सवाल हमें पर्यावरण से जुड़े एक बहुत बड़े फैसले की तरफ ले जाता है। तो हमारा पहला टॉपिक है पर्यावरण। और देखिए, एक ही दिन में भारत में दो बिल्कुल अलग-अलग घटनाएं हुई। एक जो संरक्षण पर सवाल उठाती है और दूसरी जो उसे और मजबूत करती है। आप स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो सच में सोचने वाली बात है। एक तरफ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, वहां माइनिंग यानी खनन की इजाजत दी जा रही है, और दूसरी तरफ बाघों को बचाने के लिए एक नया कॉरिडोर बनाने की इतनी बड़ी पहल हो रही है। ये दोनों फैसले दिखाते हैं कि विकास और पर्यावरण को लेकर हमारा नजरिया कितना अलग-अलग हो सकता है। तो अरावली में असल में हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी की एक नई परिभाषा तय कर दी है। अब से सिर्फ वही जमीन पहाड़ी मानी जाएगी जिसकी लोकल हाइट 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। हाँ, तो ये जो नंबर है ना, 100 मीटर, यही सबसे अहम है। इसका मतलब ये हुआ कि अरावली के वो हिस्से जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, वो अब कानूनी तौर पर पहाड़ी है ही नहीं, और बस इसी वजह से वहां माइनिंग की इजाजत मिल गई है, जिससे पर्यावरण को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। लेकिन जहां एक तरफ प्रकृति की परिभाषा को थोड़ा सीमित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कॉन्जर्वेशन यानी संरक्षण का एक बिल्कुल अलग और पॉजिटिव नजरिया भी सामने आया है। और ये कमाल की खबर आई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं। जी हाँ, 785। इसीलिए तो उसे भारत का टाइगर स्टेट कहते हैं। और इस दर्जे को और भी पक्का करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार भारत का पहला स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर बना रही है। अब इसका मकसद क्या है? मकसद है अलग अलग टाइगर रिजर्व्स को आपस में जोड़ना, ताकि बाघ एक जंगल से दूसरे जंगल में बिना किसी इंसानी दखल के सेफली आ जा सकें। ये दिखाता है कि कंजर्वेशन के लिए कितने बड़े और दूर तक सोचने वाले प्रयास भी हो रहे हैं। और यही सवाल हमें ले चलता है हमारे अगले टॉपिक की तरफ। पर्यावरण से हटकर अब हम उन पॉलिसीज पर ध्यान देंगे जहां सिर्फ नाम बदलने से ही एक बड़ी बहस छिड़ गई। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे योजनाओं के नाम बदलना सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन सकता है। और साथ ही ये भी देखेंगे कि देश के विकास के लिए बड़े बड़े निवेश कहाँ हो रहे हैं। तो हुआ ये कि केंद्र सरकार ने मनरेगा स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। इसके जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और ऐलान कर दिया कि वो अपनी राज्य की रोजगार गारंटी स्कीम कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर देंगी। ये एक तरह से अपना विरोध जताने का एक सांकेतिक तरीका। इसी बीच नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए के एक नए अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट की नींव रखी है। और ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, बल्कि देश की खेती किसानी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। सोचिए, इस प्लांट से हर साल 12.7 लाख टन यूरिया का प्रोडक्शन होगा, जो हमारे किसानों के लिए बहुत मायने रखता है। चलिए, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर रहा है। और हाँ, स्पोर्ट्स की दुनिया से भी कुछ बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। क्वाड देश यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने गुआम में अपनी पहली जॉइंट लॉजिस्टिक्स एक्सरसाइज की है। इसका नाम है ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। इसका मकसद ये है कि अगर कभी कोई आपदा आती है तो ये देश मिलकर एक दूसरे की मदद और बेहतर तरीके से कर पाएं। ये इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते सहयोग का एक बड़ा संकेत है। और अब खेल जगत से कुछ शानदार खबर। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने तो इतिहास ही रच दिया है। वो T20 इंटरनेशनल मैचों में 4,000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला बल्लेबाज बन गई हैं। क्या जबरदस्त उपलब्धि है। और जीत का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। फुटबॉल में भी ईस्ट बंगाल FC ने नेपाल में हुई पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जय शाह को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है।
ये अवार्ड उन्हें क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करवाने में उनके रोल के लिए दिया गया। और अब हमारे आखिरी हिस्से में हम पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकेंगे, एक नई और अजीबोगरीब खगोलीय खोज से लेकर भारत के अपने एम्बिशियस स्पेस मिशन तक की बात करेंगे। जरा स्क्रीन पर ये अजीब सा नाम देखिए। नहीं, ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है। ये एक नए खोजे गए एक्सोप्लैनेट यानी सौरमंडल के बाहर के ग्रह का नाम है और इसकी कहानी बड़ी ही अनोखी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने धरती से लगभग 2000 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट खोजा है जो गोल नहीं है, बल्कि नींबू या रग्बी बॉल के आकार का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक पल्सर मतलब एक बहुत तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार का चक्कर लगा रहा है और उस तारे की जबरदस्त ग्रेविटी इसे खींचकर ऐसा अजीब आकार दे रही है। जहां एक तरफ हम इतनी दूर के ग्रहों की खोज कर रहे हैं, वहीं भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी भी जोरों शोरों से कर रहा है। गगनयान मिशन, जो भारत का पहला इंसानी स्पेस मिशन है, उसका लक्ष्य 2027 तक लॉन्च होना है। और इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। इसरो ने हाल ही में चंडीगढ़ में गगनयान के क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉगे पैराशूट सिस्टम का सफल टेस्ट किया है। ये टेस्ट हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सेफ घर वापसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोचिए, एक ही दिन में हमने देखा कि कैसे पृथ्वी के सबसे पुराने पहाड़ों की परिभाषा बदली जा रही है और साथ ही स्पेस में नींबू के आकार की एक नई दुनिया खोजी जा रही है। जमीन पर बाघों के लिए कॉरिडोर बन रहे हैं और इंसानों के लिए अंतरिक्ष के रास्ते खुल रहे हैं। ये सब मिलकर क्या बताते हैं? शायद यही कि 21वीं सदी की तरक्की एक ही समय में जमीन के नियमों को बदलने और सितारों तक पहुंचने की कोशिश करने का नाम है। भविष्य हमेशा आज के इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग फैसलों से बनता है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है।